ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ऑनलाइन वाले बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने लगे। लेक्चर नंबर 13 का कुछ पार्ट मिस था, ऑस्टियोपोरोसिस। सो अच्छा, ऑन कैंपस वाले नेक्स्ट क्लास में मैं ये जो लेक्चर पढ़ा रही हूँ ये मैं सुनूंगी। ऑलराइट, ये आप लोगों को इसलिए ज़रा इजी कर रही हूँ बिकॉज आई नो ऑनलाइन में पढ़ा नहीं होगा, मगर अब ऑन कैंपस आ गए तो अब पढ़ना है। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या एनीवन नोस के क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस कोई बता सकता है? आप बताओ। बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और बोन्स पोरस हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या डिफरेंस है? एक एक करके बताओ। ओके, ठीक हो गया। बेसिकली वी हैव टू थिंग्स, जॉइंट्स आ गए और बोन्स आ गए। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है दैट इज मेनली ऑफ योर जॉइंट डिजीज के कार्टिलेज इन्वॉल्व हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, डिजेनरेशन हो रही है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास जो हमारी बोन है वो उसकी डेंसिटी कम हो रही है, वो लेस डेंस हो रही है और वो फ्रेजाइल हो रही है, उसमें फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज ऑफ बोन दैट लीड्स टू डिक्रीज मिनरल कंटेंट एंड वीकनिंग ऑफ द bone, may lead to fractures especially of the spine, hip and wrist. Hip because most of spine और hip basically important होता है, wrist उसके बाद आती है। hip and spine important क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट होता है वो हमारा हिप और स्पाइन ने कंज्यूम किया होता है, वो हमें स्टेबल करके रखी होती है अपराइट पोजिशन में। तो जितना वेट जिस भी जॉइंट पे ज़्यादा पड़ेगा, थर्ड नंबर पे आपकी नी आ जाएगी। तो जितना भी ज़्यादा पड़ेगा, और रेस्ट इसलिए है क्योंकि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारे डेली वर्क में हमारे हैंड्स का यूज़ ज़्यादा है, तो हमारी रेस्ट भी ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये जो 3-4 आपके जो बोन्स हैं, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन व्हेन इट कम्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी बोन मिनरल डेंसिटी वीक हो रही है, एक पॉइंट ये है, और दूसरा कि इतनी फ्रेजाइल हो जाती हैं कि फ्रैक्चर के चांसेस हो जाएंगे। 2 पॉइंट है। फ्रैक्चर के साथ ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या डिफरेंस है? नाम सुना है ऑस्टियोपीनिया? ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें बेसिकली है दोनों ही बोन वीकनिंग, और दोनों में डेंसिटी कम हो रही है। पीनिया में अभी इतनी डेंसिटी कम नहीं हुई होती कि फ्रैक्चर के चांसेस हों। ऑस्टियोपीनिया में फ्रैक्चर्स नहीं होते, ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो ये फ्रैक्चर का डिफरेंस होता है। इनिशियल स्टेज आप कह लो या लेस सिवियर स्टेज जो है वो ऑस्टियोपीनिया है, और फिर उसकी जो सिवियर स्टेज है या मॉडरेट स्टेज है दैट इज योर ऑस्टियोपोरोसिस। वो मैं तो डाउन हो गया।
Okay. It is determined by the T-score of a bone mineral density scan. Basically हम BMD स्कैन करवाते हैं, उसमें हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं हमारी बोन मिनरल डेंसिटी के। एक सेट क्राइटेरिया है, आगे जाकर बताती हूँ। दिस इज द टी स्कोर। सो टी स्कोर से हमें पता चलता है कि हमारी जो बोन है या हमारा बोन स्टेटस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। नॉर्मल है अगर 1 या 1 से हायर है तो ये नॉर्मल कंसिडर होगा। ऑस्टियोपीनिया है अगर 1 या 2.4 है -2.4, और ऑस्टियोपोरोसिस है अगर -2.5 है उससे लेस है। बेसिकली लेस आप जा रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव 1 से ऊपर है तो आप नॉर्मल हो, 1 से नीचे जाओगे -2.4 तक तो ऑस्टियोपीनिया है, और ऑस्टियोपोरोसिस का है 2.5 से और लेस देन 2.5, तो ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस है। सो ये वैल्यूज याद रखिएगा, उसके लिए भी वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। A decrease of one standard deviation represents a 10% to 12% loss of bone mineral density. ठीक है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर आप डिक्रीज मतलब वन स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीज करोगे तो दैट मीन्स कि 10% बोन्स जो है वो आपकी वीक हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना स्कैन करवाया है और वो आ रहा है -2.5 और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है 2 मंथ्स के बाद 1 की, तो दैट मीन्स कि 10% बोन्स आपकी और वीक हो चुकी है। These factors क्या हैं? We have two types of osteoporosis: primary osteoporosis and secondary osteoporosis. Primary osteoporosis is because of postmenopausal, family history, absence of activity, diet, low in calcium and vitamin D. Basically, bones में कौन से minerals ज़्यादा होते हैं? कैल्शियम एंड वाइटामिन डी। तो जब आपका लैक ऑफ कैल्शियम एंड वाइटामिन डी होगा तो लाजमी बात है बोन्स आपकी वीक होगी। दूसरा आपके पास विमेन में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज बिकॉज ऑफ लो लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। व्हेन यू डोंट हैव ईस्ट्रोजन इन योर बॉडी तो ईस्ट्रोजन लेवल डाउन जाएगा और बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगे। सो 2-3 आपकी कॉजेज हैं कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और अगर विमेन आर पोस्ट मेनोपॉजल तो उसमें चांसेस होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है दैट इज मेनली रिलेटेड विद योर न्यूट्रिएंट्स या योर हार्मोन्स। तो अगर ईस्ट्रोजन नहीं है या अगर आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है। Secondary osteoporosis due to systemic illness like GIT disorders, hyperthyroidism, chronic renal failure. सिस्टमिक इलनेसेस में समटाइम्स ये होता है कि आपका विटामिन डी का लेवल और कैल्शियम का लेवल डाउन, हाइपोकैल्सीमिया हो गया फॉर एग्जांपल, विटामिन डी का लेवल डाउन हो गया है। इन कंडीशंस में क्या हो रहा होता है, या रीनल फेलियर है, जीआईटी डिसऑर्डर्स है, तो इनमें आपकी जो ये ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे आपका विटामिन डी वगैरह कम हो रहा होता है, तो फिर बोन्स से लेकर विटामिन डी यहाँ पे पूरा किया जाता है ब्लड पे। सो बोन्स आपकी आहिस्ता आहिस्ता वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज बिकॉज ऑफ सम अदर डिजीज, दैट इज योर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी है तो उसका मेन कॉज ही न्यूट्रिएंट्स होंगे या हार्मोन्स होंगे, और सेकेंडरी है कि कोई सिस्टमिक इलनेस हुई होगी उसकी वजह से अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या उसकी वजह से बोन्स वीक हो रही हैं, तो दैट इज योर सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्रिवेंशन क्या है कि यू शुड हैव डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, यू शुड डू वेट बेयर। अच्छा, ये जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं इनका कॉन्सेप्ट सुन लो। ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए, मतलब हम अर्ली स्टेजेस में हैं, अपनी 30s में है, विमेन है तो उनका अगर मेनोपॉज अभी नहीं आया, अगर हम यंग हैं, इन केसेस में वी हैव टू डू वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस ताकि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करके, ठीक है। अफेक्ट तो सारा मसल्स वगैरह पे आ रहा होता है, बट वुल्स लॉ अगर बायोमैकेनिक्स में पढ़ा हो कि जो जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है बॉडी पार्ट वो उतना ही डेवलप हो रहा होता है। तो जब हमारी बोन्स पे स्ट्रेस आ रहा होता है तो हमारी बोन्स भी ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, स्ट्रॉन्गर हो रही होती हैं। सो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले पहले करनी है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है या ऑस्टियोपीनिया भी हो गया है तो तब आपने वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। अगर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करोगे बोन पे स्ट्रेस आएगा और फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जब भी आपको ऑस्टियोपीनिया हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कोई आपको सिस्टमिक इलनेस हुई है और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर यंग, आपको कोई भी इशू नहीं है, आपको कोई रिस्क नहीं है कि आपका बोन्स वीक हो रही है या समथिंग, तो फिर आपने वेट जनरल फिटनेस के लिए बेसिकली वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कि आपने अपनी बोन स्ट्रॉन्ग करनी है। बट एक दफा अगर बोन्स का डिक्लाइन आ गया है, मतलब डिक्लाइन का मतलब है कि या ऑस्टियोपीनिया स्टार्ट हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गया, अगर बोन्स डिक्लाइन आ गया फिर आपने वेट बेयरिंग एक्सरसाइज पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी। आपके पास पेशेंट आया और वो कह रहा है कि डायग्नोसिस वगैरह सारा हुआ है, यू थिंक कि वो ऑस्टियोपोरोसिस की अर्ली स्टेजेस में ऑस्टियोपीनिया है, तो फिर आप उसको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस नहीं रेकमेंड करोगे। अगर करोगे तो उसकी बोन्स वीक है, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे।
ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैं रीजनिंग दे रही होती हूँ, मैंने वाइवा में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। मैंने ये नहीं पूछना कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन बता दो। इफ यू डू समथिंग, इफ यू से समथिंग कि कोई भी आंसर दे रहे हो कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो मैं फिर उसकी लॉजिक पूछूंगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से सुनिएगा और इस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा वाइवा। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए एंड टेस्टिंग बोन फॉर इट्स डेंसिटी एंड मेडिकेशन इफ नीडेड, कि बोन्स वगैरह की रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर किसी को कोई सिस्टमिक इलनेस है, जरूरी नहीं है कि सिस्टमिक इलनेस डेवलप हुई है और साथ में ही आपकी बोन्स की वीकनिंग स्टार्ट होती है। हो सकता है कि 2 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो अगर किसी को सिस्टमिक इलनेस होती है, आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसको रेफर करोगे फिजिशियन के पास, साथ में आप उसको ये भी कहोगे कि अपने फिजिशियन से मेक श्योर करें या फिर एक बीएमडी स्कैन करवाएं इफ यू थिंक कि वो डिजीज से बोन्स अफेक्ट हो सकती हैं तो। ओके, एक्सरसाइज जब आपने वेट बेरिंग एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं है, अर्ली स्टेजेस में भी नहीं है। नॉन वेट बेरिंग मैं रिमूव करती हूँ। नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर ऑफ 8 to 10 एक्सरसाइजेस दैट टारगेट मेजर मसल ग्रुप, जो आपके मेन मसल ग्रुप्स हैं, क्वाड्स हो गए, हैम्स हो गए, लोअर लिम्ब के यहाँ पे बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो गए, इन सब की स्ट्रेंथनिंग आपने बनानी है। मोड आपका क्या है, एरोबिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। एरोबिक एक्टिविटीज में क्या होता है, बेसिकली एंड्योरेंस बिल्ड हो रही होती है। तो कोई सारी एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, बस वो एक्सरसाइजेस प्रिवेंट करनी है जिससे बोन्स पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि आपको फ्रैक्चर्स ना हो। मोबिलाइजेशन हल्की देनी है। मोबिलाइजेशन मेरे पास कोई मॉडल है, मैं जरा क्विकली बता दूं होती क्या है। कोई भी आ जाए, बॉय गर्ल एनीवन। आ जाओ, नहीं तोड़ती हड्डियां, आ जाओ। हमारी क्लास में जो मॉडल्स बनते थे ना, उनको मार्क्स ज्यादा मिलते थे। हमने मोबिलाइजेशन पढ़ी थी, ये याद है? टॉपिक भी नहीं याद, नहीं याद होने। एक दफा अगर आज जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए ना, उसको खोल के उसमें टॉपिक्स पढ़ के आना। ओके, मोबिलाइजेशन हमारी दो टाइप्स की होती है, एक सस्टेन होती है और एक आपकी ऑसिलेटरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पेशेंट को सिर्फ हमारा हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम स्पाइन को करना है, हमारा मोबिलाइजेशन स्पाइन पे आते हैं, ये एक पॉइंट्स पे आ रही है। तो स्पाइन पे अगर हमने करवाया, हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये C6 है, C7 है, जो भी कैलकुलेशन हमने की। ये वाला जो थंब है, राइट लेफ्ट में कर लीजिएगा, मैं लेफ्ट हैंड को मैं अपना लेफ्ट थंब से स्टेबलाइज करती हूँ। लेफ्ट थंब मैंने रखा ऊपर, ठीक है, ये मैंने रखा, ठीक है, नाउ मैंने रख दिया। ये मेरा जो नेक्स्ट थंब है, यहाँ से मैंने फोर्स लगानी है। ये मैंने सिर्फ उसको कैलकुलेट किया, ठीक है, ये मैंने फोर्स लगाई। अगर तो मेरी ऑसिलेटेड मोबिलाइजेशन है तो मैं ये ऑसिलेशन करवाऊंगी 1 2 3 4 5 6 और जितनी भी मैंने डाली है, टेंशन मैंने डाली। अगर सस्टेन है, सस्टेन में यूजुअली ये होता है, मुलिगन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम सस्टेन के साथ उसको मूव भी करवाते हैं। पेशेंट को कहता है कि आप एक्टिवली मूव करो। ठीक है, मेरी ये पोजीशन बनती है, गन शॉट पोजीशन से कहते हैं। गन शॉट पोजीशन होती है ये। अब आप थोड़ा मूव करो, ये और साथ मैंने सस्टेन किया। अगर मैं आपको दे नहीं रही, बट मैं आपको दे नहीं रही, होगी ऐसे ऐसे, अब आप मूव करो, ठीक हो गया। तो ये आपकी सस्टेन होती है। सिमिलरली अगर आप शोल्डर पे जाओगे तो शोल्डर पे आपको पहले ट्रैक्शन देनी है। ट्रैक्शन देके ये आपको कपल मूवमेंट है, जो भी जॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली अपना हैंड मूवमेंट करना। ये मूवमेंट हमारी होगी आपको जॉइंट मूवमेंट। अगर आप ऐसे करा रहे हो तो ये ऑसिलेटरी मूवमेंट है, अगर आप ऐसे करवा रहे हो सिंपल रख रहे हो तो ये सस्टेन मूवमेंट है। और आप पेशेंट को कह रहे हो आप ऐसे सेक्शन करो शोल्डर की, ठीक है, मेरी हाथ में फोर्स लगी रहे। ये आपका मुझे का कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट हैं, पैटर्न फॉर्म, मेजरमेंट और मुझे। अगर सस्टेन, एक सस्टेन है, एक पैटर्न फॉर्म है, मेजरमेंट में एक सस्टेन है और एक ऑसिलेटरी में, और पैटर्न फॉर्म ऑसिलेटरी है जहां तक मुझे आता है। पैटर्न फॉर्म अगर दे दो तो ऑसिलेटरी का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट दे दो तो सस्टेन का हमें मुझे कहता है कि सस्टेन के साथ मूवमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब वहां पे आपके ग्रेड्स होते हैं मोबिलाइजेशन के 1 2 3 4। फर्स्ट 2 जो होते हैं वो दे आर मेनली बिकॉज ऑफ टू लिमिट द पेन। अगर पेन आपने अपनी खत्म करनी है तो आप 1 2 ग्रेड में मोबिलाइजेशन देते हो। अगर आगे करनी है तो वो आपकी रेंजेस इंप्रूव हो रही होती हैं या एडिशंस कॉन्ट्रैक्टर्स ब्रेक हो रहे होते हैं। सो ऑस्टियो जो मैं बात करने लगी थी, ऑस्टियोपोरोसिस में मोबिलाइजेशन भी आपने 1 और 2 में देनी है, 3 4 में नहीं देनी। अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वहीं पे फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है,
Frequency should be 5 or more days per week. Intensity 30 minutes of moderate intensity और 20 minutes of vigorous intensity. अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम कम कर दो, अगर इंटेंसिटी कम कर रहे हो तो टाइम इंक्रीज कर दो। मोड आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस अगर दे रहे हो तो फ्रीक्वेंसी दो बताई हुई है कि या एरोबिक्स करा रहे हो दैट मींस एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, और अगर रेजिस्टेंस करवा रहे हो दैट मींस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। 2 or 3 days per week with the rest of the day of rest in between each bout of rest or intensity 8 to 12 repetitions। ठीक हो गया। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ बिकॉज ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं या आइसोमेट्रिक्स होती हैं। जो आपकी एरोबिक्स होती हैं दे आर योर हाई रेपिटेशन एंड लो रेजिस्टेंस, तो वो आपकी इंड्योरेंस एक्सरसाइज होती है। मेन यही दो होती हैं, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह हम खुद ऐड करते हैं। Precautions and contraindications, flexion activities and exercise such as supine, curled up and sit-ups as well as use of sitting abdominal machines should be avoided। जो भी stressful आपकी exercise है। Avoid combining flexion and rotation of the trunk to reduce stress on the vertebrae and the intervertebral disc when performing resistance exercise. It is important to increase the intensity progressively but within the structural capacity of the bone। जब आप resistance exercises करवा रहे हो तो आप उसको progression में लेकर जाओ but अपनी बोन की हिसाब से लेकर जाना है। कुछ लोगों की जो लैक्सिटी होती है वो लिगामेंट्स वगैरह पे डिपेंड कर रहा होता है। लैक्सिटी ज़्यादा होती है उनको आप ज़्यादा दे सकते हो, जिनकी लैक्सिटी ज़्यादा नहीं है या जिनकी आपको बोन्स, जब आप हैंड लगाते हो ना आपको खुद ही फील हो जाता है कि बोन्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है। रेपिटेशंस आवाज़ें टाइप आपने जो क्रिक क्रिक की, अगर नी पे अगर आप लोग अपना हाथ भी रखोगे ना, अपनी नी भी चेक करोगे तो पता चल जाएगा। अगर तो उसमें स्मूथनेस है, स्मूथली आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है तो दैट मीन्स बोन्स ठीक है। मगर अगर आपको हल्का सा वाइब्रेशन फील टाइप हो रही है, बहुत माइनर सी होती है, तो दैट मीन्स से कहीं ना कहीं वीकनिंग है या फिर आपके मसल्स वीक हैं जो आके अटैच हो रहे हैं नी के साथ। So this was all about osteoporosis। इसमें मेन बात बेसिकली याद रखने वाली आपका टी स्कोर है, आपकी प्रिकॉशंस हैं कि वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज नहीं करवानी और वहाँ पे करवानी है। बुक्स में मुझे नहीं पता बुक में लिखा हुआ है नहीं, कई बुक्स पे लिखा होगा कि जब ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाए तो भी वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। अगर वो बुक्स वो लिखती हैं तो दैट मीन्स कि आपकी लोवेस्ट लोवेस्ट स्टेज पे करवानी है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। ठीक है, अगर हम क्लिनिकली देखें जी। दो तीन रीजंस होते हैं। अगर आपके क्वाड्स बेसिकली जो क्वाड्रिसेप्स है ना उनके टेंडन्स अटैच हो रहे होते हैं पटेला पे जाके, अगर आपकी मसल्स भी वीक होते हैं ना, समटाइम्स वो जो नमाज में जब आप जाते हो तो क्लिक की आवाज आती है, ठीक है, तो वो बोन्स का इशू नहीं आ रहा होता, वो मसल्स का आ रहा होता है। आप अपनी लैटरल रोटेशन करके लेग को स्ट्रेट ऊपर करोगे, वास्टिस का आपका स्ट्रेंथनिंग आ रही होती है। आप वास्ट आए को स्ट्रेंथ कर लो तो वो क्रिक क्रिक की आवाजें खत्म हो जाती हैं। सो डिपेंड कर रहा होता है, मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बोन्स भी हो सकते हैं, और अगेन जॉइंट्स तो होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो क्रेपिटेशन बहुत प्रोमिनेंट है, उनका फीचर ही यही है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, कहाँ गए हैं ये लोग, सर्जिकल इंटरवेंशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। जल्दी से इसका करते हैं थोड़ा सा। ये मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 12 या 13 है थेरा में, मेरी बुक में शायद 12 था। सर्जिकल इंटरवेंशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इंडिकेशन सर्जरी की। हम सर्जरी क्यों 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 करवाते हैं, कोई रीजंस? हमारे पास पेशेंट आए हैं, हमने उसे कहा है कि जाओ सर्जरी करवा लो, किसको प्रिस्क्राइब करेंगे? सर्जरी किन कंडीशंस में होनी चाहिए, एक एक करके बताओ। ठीक हो गया, और एनीवन पेन का कोई बता रहा था? नहीं, अगर तो पेन है, एट और विद फंक्शनल एक्टिविटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कभी देखा है कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोग ऐसे भी घूम रहे हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोग नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ भी हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं हो रही, पेन है बट मेडिकेशन की, हीट थेरेपी कर ली, क्रायोथेरेपी कर ली, वो ठीक हो गए, दिन में फिर कर ली, कोई ऑइंटमेंट लगा ली, अगर तो वो सही जा रहे हैं, पेन हो रही है, मेडिसिन ले ली, फंक्शनल एक्टिविटीज उनकी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो फिर हम उन्हें सर्जरी रेकमेंड नहीं करते।
अगर आपका स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया है, स्टेज 4 में आपका क्या होता है कि फंक्शनल लिमिटेशन आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी एक्टिविटीज नहीं होती, पेन बहुत ज्यादा है, रेस्ट में भी पेन हो रही है, मेडिकेशन कर रहे हो उसमें भी फर्क नहीं पड़ा, देन यू हैव टू मूव टू सर्जरी. सो मार्क लिमिटेशन ऑफ एक्टिव और पैसिव मोशन. अगर एक्टिव पैसिव मोशन है, समटाइम्स मोबिलाइजेशन में पढ़ाया था कि मोबिलाइजेशन का जो लास्ट ग्रेड होता है दैट इज मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन जो है वो आप अंडर एनेस्थीसिया देते हो, तो वो भी काइंड ऑफ सर्जरी है जब आपके कॉन्ट्रैक्चर एडिशंस बन जाते हैं और वो ब्रेक नहीं हो सकते. नॉर्मली हम अगर उसको इस्कीमिक रिलीज दे रहे हैं या उसको मसाज थेरेपी दे रहे हैं, उससे वो रिलीज नहीं हो रहे और आपकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा आ रही है रेंज ऑफ मोशन में एक्टिव और पैसिव, देन यू हैव टू मूव टू सर्जरी. ग्रॉस इंस्टेबिलिटी ऑफ अ जॉइंट और बोनी सेगमेंट्स, इंस्टेबिलिटी आ रही है, जॉइंट डिफॉर्मिटी आ रही है या अलाइनमेंट आपकी गलत हो गई है, डिस्लोकेट हो गया, सबलक्सेशन बेसिकली सही हो जाती है विदाउट सर्जरी, डिस्लोकेशन में थोड़ी बहुत फट जाती है. सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डीजेनरेशन आ रही है तो आप कराओगे. सर्जरी के डिफरेंट टाइप्स है. सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि बस काट के आपने निकालना है या कुछ भी, थोड़ी सी डिब्राइटमेंट अगर करनी है, कुछ आपने वॉशिंग करनी है उस एरिया की, भी सारी बेसिकली सर्जरी के प्रोसीजर्स में आ रही होती है. क्रॉनिक जॉइंट स्वेलिंग हो गई है, फेल कंजर्वेटिव और प्रीवियस सर्जिकल मैनेजमेंट है कि अगर आपकी नॉन सर्जिकल या मेडिकेशन आपकी काम नहीं आ रही या आपने सर्जरी कराई है और वो भी फेल हो गई है, तब आपने सर्जरी करानी है. सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फंक्शन लीडिंग टू डिसेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फैक्टर्स. डिसेबिलिटी आ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है, तब आपने सर्जरी करानी है. प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट कैसे करवानी है कि पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको एग्जामिन करना है, इवैल्यूएट करना है. बेसिकली जो ये चैप्टर है ना, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आ रही होती है कि ऑपरेशन के बाद जो हमने करना है, स्ट्रेंथनिंग करानी है, मसल्स की रेंजेस गेन करनी है, वो हमारा काम है. ये प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट वगैरह हमारा काम नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन है. प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन में पेन चेक करनी है, रेंज ऑफ मोशन देखना है, इंटेग्रिटी स्किन की देखनी है, मसल परफॉर्मेंस देखनी है, पोस्चर गेट एनालिसिस और फंक्शनल स्टेटस. कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि सबसे पहले आपने ओवरव्यू करना है प्लान ऑफ केयर, फिर पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस लिखनी है, फिर बेड मोबिलिटी एंड ट्रांसफर्स करवाना है, फिर इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव, दिस इज योर पार्ट, इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज. आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों कराते हैं हम सर्जरी के बाद, कोई बता सकता है? हाँ, इंड्योरेंस. ओके, इंड्योरेंस के लिए बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप की जो सर्जरीज होती है ना, वो यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली वो जनरल एनेस्थीसिया में दी जाती हैं. तो जनरल एनेस्थीसिया में आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है. तो जब पर्सन वेक्स अप आफ्टर एनेस्थीसिया, उसमें स्टार्ट में आप कहते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएं, उसकी रेस्पिरेशन प्रॉपर रखें. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है सर्जरी के बाद, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एटिलेक्टेसिस होता है. लंग्स में पड़ा होगा एटिलेक्टेसिस, पड़ा हुआ है फॉर श्योर, फिजियो 2 में पड़ा हुआ है. एटिलेक्टेसिस होते हैं कि जो आपके एल्व्यूलाई होते हैं, जो सैक्स होते हैं, उनकी जो बोन्स कहते हैं, जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं. तो आपका जो लंग है वो ओवरऑल ब्रेकेबल बोन्स के साथ होता है, उसमें आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी नहीं रहती. तो इसमें जो सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया की वजह से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है, दैट इज योर एटिलेक्टेसिस एंड अदर लंग कॉम्प्लिकेशंस. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करानी है, एक्टिव एंकल पंपिंग करवानी है ताकि जो आपकी सर्कुलेशन है वो, इसकी वो नहीं बनी लिंक था मेरे ख्याल से, उसका आया नहीं है. एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस ये होती हैं कि आपने एंकल को पंपिंग करानी है, ठीक है. जब ये करवाओगे तो सोल्जर्स जो है वो सेकंड हार्ट कंसीडर किया जाता है बॉडी का, क्योंकि उसमें पंपिंग एक्शन होता है. तो जब आप इस तरह की करोगे तो जो ब्लड है वो पंप होके पूरी बॉडी में आएगा. जेंटल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करानी है. मसल सेटिंग एक्सरसाइज कहते हैं लो आइसोमेट्रिक्स को. होती है आइसोमेट्रिक्स ही है मगर रेजिस्टेंस बहुत लो रखनी होती है, वो आपकी मसल सेटिंग एक्सरसाइज है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए. फिर आपने गेट ट्रेनिंग करानी है और वूंड केयर करनी है कि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए. Considerations: a physical therapist must understand indication and rationale for particular surgical procedure. आपको पता होना चाहिए कि सर्जरी क्यों हुई है. You should know about the procedure. इतना वैसे नहीं पता होता फिजियोथेरेपिस्ट को, और ना पता होने की जरूरत है. यू आर नॉट कंसर्न, बट हाँ इतना जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम आई हुई है और कौन कौन से पार्ट सर्जरी में इन्वॉल्व हुए हैं, ताकि हम उनकी टेक केयर कर सकें. प्रिकॉशंस रिलेटेड टू सर्जरी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द पेशेंट. पेशेंट के साथ आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंपोनेंट्स एंड प्रोग्रेशन. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट की रीहैब में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. एक्सटेंट ऑफ टिश्यू पैथोलॉजी और डैमेज, कि कितना टिश्यू जो है सराउंडिंग और जो सर्जरी हुई है वो डैमेज हो रहा है और कितना आपने सही करना है. टाइप एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स.
पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, एज आ गई उसकी, कोई कोमॉर्बिडिटी आ गई कि उसको डायबिटीज तो नहीं है, डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी हीलिंग स्लो होगी, तो ये सारा आ जाएगा। स्टेज ऑफ हीलिंग ऑफ इन्वॉल्व टिश्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ टिश्यूज के कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, इंटेग्रिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स एडजेसेंट टू इन्वॉल्व टिश्यूज, जो भी टिश्यू इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल मेरी एल्बो की सर्जरी हुई है तो सराउंडिंग जो मेरा अपर आर्म लोअर आर्म है वो सारा सही है या नहीं सही, इंटेग्रिटी और फिलोसफी ऑफ द सर्जन के सर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपको बेसिकली नोट्स में मिल जाता है, सर्जन से बात करनी पड़ती है। आगे पढ़ना है, ये लास्ट बॉक्स पढ़ लो, आगे पढ़ लेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ द सर्जिकल इंसिजन, क्या आपने जो इंसिजन हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना वो बेसिकली बोन्स के आते हैं कि अगर कोई फ्रैक्चर्स वगैरह हुए हैं, उनकी सर्जरीज हुई होती है, सिस्टमिक उसके तो आ नहीं रहे होते, तो वहाँ पे बेसिकली आपकी फिक्सेशन हुई होती है, या इंटरनल फिक्सेशन होती है जो नजर नहीं आती, या एक्सटर्नल फिक्सेशन होती है कि स्क्रूज वगैरह लगे होते हैं, प्लेटिंग हुई होती है। अगर देखा कभी देखा पेशेंट स्क्रूज वाला इतना बड़ा सा उसका ना ऊपर लगा होता है, वो बेसिकली अंदर प्रॉब्लम हुई होती है, बट थोड़ा पेनफुल सा होता है और उस पार्ट में आप कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय इसके जो उसके सराउंडिंग एरियाज होते हैं उनकी अगर कॉशियसली आप लोग कैसे रेंजेस करवा सके तो करवा सके, वरना और कुछ नहीं करना होता। सो ये आपने इंसिजन वगैरह चेक करनी है, किस तरह करनी है, चेक फॉर साइंस ऑफ डेडनेस और टिश्यू नेक्रोसिस अलोंग दिस इंसिजन एंड अराउंड सूचर्स, सराउंडिंग में आपने देखना है कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं है। पैल्पेट अलोंग द इंसिजन एंड नोट साइंस ऑफ टेंडरनेस एंड एडिमा, ये फॉरन नहीं है, ये जब उसकी कास्टिंग वगैरह उतर जाएगी या जब उसके स्क्रूज वगैरह उतर जाएंगे तब है। पैल्पेट टू डिटरमिन एविडेंस ऑफ इंक्रीज हीट, अगर हीट ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, अगर एक एरिया है और आपने उसको पैल्पेट किया वहां पे हीट आ रही है तो इसका क्या मतलब है, ब्लड फ्लो ज्यादा है, वेजोडाइलेशन है। वेजोडाइलेशन क्यों है, क्यों, तो बेसिकली ना हीट जो है दैट इज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही होती है, उस पार्ट पे जहाँ पे भी फॉरेन सब्सटेंस है वहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा होना है, WBCs में आना है, WBCs इंक्रीज होंगे, वहाँ पे उनकी फाइट हो रही होगी और मैनिफेस्टेशन क्या होगी, इन्फ्लेमेशन, तो अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा होगा। चेक फॉर साइंस ऑफ ड्रेनेज, नोट कलर एंड अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज किस तरह की है, नोट द इंटेग्रिटी ऑफ एन इंसिजन, कि आपकी जो भी सूचर्स हैं या इंसिजन हैं वो ठीक है या नहीं ठीक, एंड एज द इंसिजन हील्स चेक द मोबिलिटी ऑफ द स्कार, स्कार चेक करना है, स्कार्स बन जाते हैं अक्सर देखें कि कोई आपको चोट लगती है तो उसको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में भी कुछ कहते हैं, वो जो सख्त सा हो जाता है, बड़ा हार्ड सा बन जाता है, ब्राउन सा होता है, तो उसमें आपने स्कार्स को मोबिलाइज करना होता है। स्कार जब होता है ना तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्कार बना है तो ये जो सारी स्किन है ये टाइट हो जाती है, तो फिर आपने सराउंडिंग में ऐसे ऐसे करके मिसाल दे दे के अपनी स्किन को लूज करना होता है, स्किन की मोबिलिटी करवानी होती है, तो ये सारी चीजें आपकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आ रही होती है। आगे पढ़ना है, चलो ओके। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों अगर कोई इशू है तो पूछ लो, किसी को कोई इशू है ऑनलाइन में, बच्चे 2 मिनट जरा साइलेंट हो। किसी को कोई इशू है, मैंने अनम्यूट की ऑप्शन रख दिया। नो मैम। ओके चलो, अल्लाह हाफिज एवरीवन। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी पूछो। मैम मुझे ना मैं कोविड की पेशेंट हूँ, तो ये मेरी ना ये असाइनमेंट रहती है, आपने पहले असाइनमेंट कराई थी तो मैंने दोबारा से ज्वाइनिंग की है आपकी क्लास की ना, तो मैम मेरी पिछली असाइनमेंट रहती है, तो मुझे आप बता दें कि मैं आपको कब तक समझ। आप मुझे मेल करो और मुझे ना अपने कोविड का जो भी रिपोर्ट है ना उसकी डेट भेजो, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके ओके बुरहान पूछो। ओके ठीक है। और किसी को कोई इशू है? ओके, अल्लाह हाफिज।